नमस्कार साथियों। लोकसभा का अपना अंतिम अध्याय अंतिम वीडियो में हम लोकसभा से संबंधित बात कर रहे थे। हमने लोकसभा के अधिवेशन तक बात कर ली थी। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है जिसे जनता अपने प्रतिनिधियों से बनाती है, यानी अपने प्रतिनिधि स्वयं जनता चुनती है जो लोकसभा में जाकर उस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संसद का निचला सदन होता है और लोकप्रिय सदन या निम्न सदन भी कहलाता है। अब देखिए, उस अधिवेशन के बाद हम आगे की बात करें तो लोकसभा के पदाधिकारियों के संबंधित बात करते हैं। देखिए, लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम जी बिरला है जो कोटा से सांसद है। अब देखिए, अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है? देखिए, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इनको हटाना होता है, जब इन उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को अपने पद से हटाना होता है, तब ये अपने बहुमत के आधार पर ये निर्णय लेते हैं जिसके आधार पर ये उन्हें पद से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन उनको हटाने से पहले इन दोनों को 14 दिन का 14 दिन का इनको समय दिया जाता है, ऐसा कि भाई हाँ, आपके ऊपर ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं, तब इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इस अध्यक्ष के क्या कार्य और शक्तियां होती है। देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होने के नाते उसके पास काफी जिम्मेदारियां होती है। अनुच्छेद 93 में ये कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा जो उसकी सदन की कार्यवाहियों को सुचारू रूप से चलाने में अनुशासन और शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। अब देखिए, ये लोकसभा की अध्यक्षता करता है, सदन के अंदर शांति और अनुशासन बनाए रखता है। यदि कोई सदस्य अनुशासनहीनता करता है तो उसके ऊपर उचित ये कार्रवाई कर सकता है। फिर उसके बाद जो सदन के सभी कार्यक्रम और कार्यवाहियां होती है उन सब की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये हर सदस्य को, हर सांसद को, लोकसभा सदस्य के हर सांसद को, लोकसभा के हर सांसद को एक निश्चित समय देता है जिसके ऊपर ये हर प्रश्न के ऊपर इनको वाद विवाद करना होता है, जो एक निश्चित समयावधि में इनको पूरा करना होता है। आप ये लोकसभा और राज्यसभा नाम से जो टीवी चैनल चलते हैं, आप इनको देखा करें ताकि आपको थोड़ा और इसमें समझ में आएगा। फिर उसके बाद ये कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धन विधेयक वाली। अनुच्छेद 109 के अंदर इसका वर्णन किया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये संसद और राष्ट्रपति के बीच एक योजक कड़ी होती है। लोकसभा का अध्यक्ष, संसद और राष्ट्रपति के बीच एक योजक कड़ी होती है। देखिए, यहाँ ये संसद और राष्ट्रपति के बीच योजक कड़ी है, जबकि प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच की योजक कड़ी होती है। आपको ये डिफरेंस थोड़ा मालूम होना चाहिए। ठीक है, और सारा जो पत्र व्यवहार होता है संसद की कार्यवाहियों से संबंधित या उसकी सूचनाएं जो राष्ट्रपति को देनी होती है, ये सारा पत्र व्यवहार भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है और अपने नाम से होता है। और ये कुछ जो समितियां होती है लोकसभा के अंदर, जो कुछ समितियां होती है, कुछ प्रवर समितियां होती है, उन समितियों का भी ये एक पदेन सदस्य होता है या पदेन अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ हमने लोकसभा तक की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्यसभा की। देखिए, राज्यसभा ये संसद का ऊपरी सदन या उच्च सदन या एक बड़ा सदन कहलाता है। और इसका जो चुनाव होता है ये जनता डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से इसके चुनाव में भाग नहीं लेती, जबकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अतः ये राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्य भी ऐसे ही चुने जाते हैं। अब देखिए, इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है। देखिए, मूल संविधान में इनकी सदस्य संख्या 250 निर्धारित कर रखी है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये सदस्य है 245। वर्तमान में अभी सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 12 सदस्य
245 में से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है और उन लोगों को चुनता है जो कला, साहित्य, विज्ञान या इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में एक कोई विशेष योग्यता रखता है, तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्रपति इनका मनोनयन करता है और इनको राज्यसभा में बैठाता है। जैसे कि अगर देखा जाए, कुछ उदाहरण लेके बताऊं आपको, सचिन तेंदुलकर का चुनाव किया गया। एक फिल्म एक्ट्रेस है जया बच्चन, रेखा और जया प्रदा, इस तरह से इनका चुनाव, इनका मनोनयन भी राष्ट्रपति ने किया, क्योंकि ये कुछ कला, साहित्य और विज्ञान और खेल से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो इनका चुनाव राष्ट्रपति करता है, मनोनयन करता है। शब्द का ध्यान रखिएगा, मनोनयन करता है, मन से चुनता है। और जो 233 सदस्य बच जाते हैं, ये पूरे भारत में से, राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों में से चुनकर आते हैं। ठीक है, अब इनकी योग्यताओं की बात की जाए। देखिए, योग्यताएं इनकी, इन सदस्यों की और लोकसभा सदस्यों की मिलती जुलती है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा सदस्यों की उम्र 25 वर्ष की मानी गई है, जबकि इनकी उम्र 30 वर्ष मानी गई है, कि वह व्यक्ति जो 30 वर्ष या 30 वर्ष की से ऊपर हो, वह राज्यसभा का चुनाव या राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। फिर उसके बाद इनके कार्यकाल की बात की जाए। देखिए, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है। संविधान के अंदर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है कि 6 वर्ष तक ये सांसद, संसद के सदस्य बन जाते हैं और हर 2 वर्ष बाद इनके 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर, ये रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्यों का चुनाव फिर होता है, फिर वापस और नए सदस्यों का चुनाव होता है। और इनके चुनाव को एक विशेष नाम दिया गया है, इस अप्रत्यक्ष चुनाव को, जिसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इन सदस्यों का चुनाव होता है। आप ये जो मैंने आप यहाँ लिखा है पॉइंट, आप इसको अच्छे तरह से अपने बिठा लें कि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत काम की चीज है ना। इससे काफी क्वेश्चन भी बनते हैं। अब देखिए, राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात करें। देखिए, राज्यसभा का जो पदाधिकारी होता है, जो इसका राज्यसभा अध्यक्ष जो होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। इसका राज्यसभा का जो सभापति, वो उपराष्ट्रपति होता है और वो 5 वर्ष के लिए ही राज्यसभा के अंदर उसकी सभापतित्व करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। और इसका जो उपाध्यक्ष होता है, इसका उपाध्यक्ष, ये राज्यसभा सदस्य अपने में से ही इसका चुनाव करते हैं, उपाध्यक्ष का, और उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा ये चीज कि जो पदाधिकारी है, जो सभापति होता है राज्यसभा का, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो उपराष्ट्रपति होता है, जो ही इसका सभापति कहलाता है, और वो पदेन इसका सदस्य, पदेन सभापति होता है, पदेन सदस्य होता है। और इसका जो उपाध्यक्ष होता है, ये उपाध्यक्ष, ये 6 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। अब देखिए, एक शब्द मैंने अभी यूज लिया, पदेन। ये पदेन शब्द क्या है? देखिए, पदेन मीन्स होता है एक व्यक्ति एक साथ 2 पदों को सुशोभित करता है। तो यहाँ जो शब्द यूज होता है उसे हम पदेन कहते हैं। ठीक है, एक साथ 2 पदों को संभालना। ठीक, अब आगे बात करते हैं संसद की शक्तियां और संसद के कार्य। देखिए, संसद की विधायी शक्तियां, सबसे बड़ी शक्ति जो संसद की है वो कानून का निर्माण करना। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कानून का निर्माण करना। और संघ सूची और समवर्ती सूची के अंदर जो विषय हैं, उन विषयों को के अंदर संशोधन करना। ठीक है, अब देखिए, समवर्ती सूची के अंदर जो विषय होते हैं, इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार के पास भी होता है, संसद के पास भी होता है और राज्य सरकार के पास भी होता है। दोनों इनके ऊपर कानून बना सकते हैं। लेकिन जब कोई विवाद का विषय आ जाए, तो जो केंद्र सरकार या संघ सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो कानून बनाया है, तो उसी को आधार माना जाता है और उसी को प्रायोरिटी दी जाती है, उसी को माना जाता है। ठीक है, और जो अवशिष्ट विषय होते हैं, जिनके ऊपर राज्य सरकार और संसद दोनों बना सकते हैं कानून, वो अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास भी निहित है। और यहाँ भी वही परिस्थिति है कि विवाद की स्थिति में जो संसद ने कानून बनाया है, उसे ही मान्यता
मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान में संशोधन। देखिए, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केवल और केवल संसद के पास ही निश्चित होता है और वो ही इनके ऊपर संशोधन का अधिकार का यूज करते हैं। अब ये देखिए, ये संशोधन कैसे होता है कि भाई एक तो सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत मतलब कि एक तरफ तो 51 सदस्य और एक तरफ 49 सदस्य, यानी 51 और 49 का रेशियो। इनमें से अब देखा जाता है कि बहुमत किसको मिल रहा है, तो 51 को। क्यों? क्योंकि उसके पास 50 से 1 अधिक मूल्य है, तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है संशोधन करने के लिए। फिर उसके बाद दोनों सदनों की अलग अलग बैठकें होती है, पृथक पृथक बैठकें होती है और उनके अंदर 2/3 बहुमत के आधार पर संशोधन का निर्णय लिया जाता है। और कुछ ऐसे अनुच्छेद भी है जिसके अंदर हमें राज्य विधानमंडलों की भी स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो वहाँ ये 3 तरह की प्रोसेसिंग होती है इनमें संविधान में संशोधन करने की। ठीक, अब देखिए वित्तीय शक्तियों की बात करें। देखिए, वित्तीय शक्तियाँ, जो बजट बनता है, पूरे वर्ष का जो बजट बनता है, देश के आय व्यय का जो लेखा जोखा बनता है, इस बजट को बनाने का अधिकार भी देश के लिए संसद के पास निहित है। ठीक है, और विशेष तौर पर लोकसभा के लिए। अब देखिए प्रशासनिक शक्तियों की बात करें। देखिए, प्रशासनिक शक्तियां कि जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद जो होता है, प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रियों की जो टीम होती है, मंत्री परिषद जो होता है, ये मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसमें भी विशेषतः लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो लोकसभा के अंदर अभी इसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी संसद के पास होती है। देखिए, अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, जो राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया और उसके चुनाव संबंधी बात की गई है। तो अनुच्छेद 54 के अंदर संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 66 के अंदर उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है और इसके चुनाव के अंदर भी संसद के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विविध शक्तियां। देखिए, विविध शक्तियों में महाभियोग एक शब्द आया है, महाभियोग। देखिए, ये महाभियोग की जो ये जो प्रक्रिया है या जो ये सिस्टम, जो व्यवस्था है महाभियोग की, ये सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है और संसद का कोई भी सदन इसके ऊपर प्रस्ताव ला सकता है। यदि राष्ट्रपति अपने संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है महाभियोग। और जो उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनको इनके पद से हटाने के लिए सिद्ध कदाचार या असमर्थता या अक्षमता का जो शब्द यूज किया जाता है वो भी इनके पास निहित होती है, संसद के पास निहित होती है। अब देखिए, संकट काल में भी संसद का बहुत यूज होता है। आपातकाल की स्थिति में जब संसद राष्ट्रपति को परामर्श देती है कि भाई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां हो रही है या किसी राज्य में ऐसी परिस्थितियां हो रही है, तो संसद के सुझाव पर या लोकसभा के मंत्री परिषदों के सुझाव पर राष्ट्रपति संकट काल या आपातकाल लगाता है। ठीक है, तो संकट काल में भी संसद की शक्तियां काफी उपयोगी होती है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की शक्तियां और कार्यों की। देखिए, लोकसभा की शक्तियां वैसे तो संसद के अंदर जो मैंने आपको बताई है वो लगभग मिलती जुलती है। अब देखिए, विधायी शक्ति जो मैंने ऊपर बताया आपको, एज इट इज वही सूचियों के संदर्भ में शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है कि भाई संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाना, समवर्ती सूची पर यदि विवाद की स्थिति हो तो संसद के जो कानून बनाए गए उन्हें मान्यताएं ज्यादा प्रदान करना। ठीक है, वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 109 जो है, अनुच्छेद 109 धन विधेयक की जो बात होती है, ये धन विधेयक हमेशा लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है और ये धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। अब देखिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका यहाँ होती है मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इसके ऊपर नियंत्रण भी लोकसभा ही रखती है। देखिए, लोकसभा के अंदर विपक्षी पार्टियां जो होती है वो समय समय पर सरकार की आलोचना या सरकार के कामों में
कमी पेशी या कुछ और सुधार करने के सुझाव वगैरह, ये सब सरकार को, सत्तासीन दल को बताते हैं, जिससे ये इन सरकार के ऊपर अपना नियंत्रण जमाए रखते हैं। तो ये शक्तियां भी लोकसभा के पास होती है। फिर उसके बाद संविधान में संशोधन, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है। निर्वाचक मंडल की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद जब राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के कार्य और शक्तियां, देखिए दोनों के कार्य और शक्तियां लगभग समान हैं, कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ मामलों में हम कह सकते हैं कि जैसे विधायी शक्तियां, देखिए विधायी शक्तियों के अंदर कानून निर्माण करना और कानून के कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये परामर्श देने का काम करते हैं लोकसभा के अंदर। संविधान में संशोधन मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि दोनों सदन, जब संविधान में संशोधन करना होता है तब दोनों सदनों की अलग अलग बैठकें होती हैं और उनके अंदर 2/3 बहुमत को आधार मानकर संविधान में संशोधन किया जाता है। वित्तीय शक्तियों के अंदर जब बात की जाए तो वित्तीय शक्तियों का अधिकार ज्यादातर लोकसभा के पास होता है, जबकि राज्यसभा के पास कम अधिकार होता है। ये सिर्फ परामर्श दे सकते हैं और इस परामर्श को मानना या न मानना ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति के अंदर ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं यानी मंत्रियों से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनको सुधार जो करना होता है उसके ऊपर ये सुझाव दे सकते हैं। तो ये कार्यपालिका शक्ति की बात हुई। देखिए अगले पॉइंट पर बात करें तो राज्यसभा की कुछ विविध शक्तियां और हैं। अब देखिए विविध शक्तियां, जैसे कि लोकसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो उसी प्रकार राज्यसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और महाभियोग, जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना होता है तब राज्यसभा के सदस्य भी उस महाभियोग के प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति को भी अपने पद से हटाना है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो सिर्फ राज्यसभा में ही रखा जाता है, वही पास होता है। उसके बाद फिर वो लोकसभा में जाता है और उसको राष्ट्रपति को फिर अपने पद से ये हटाया जाता है एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा। और जो कुछ उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जज, राज्य या उच्च न्यायालयों के जज होते हैं, इनके ऊपर भी यदि सिद्ध कदाचार या अक्षमता इस तरह के कुछ दोष उनमें से अगर मिल जाते हैं उनमें, तो उनको भी ये संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, ये अपने एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा उनको पद से हटा सकती है। फिर उसके बाद यदि 1 माह से अधिक आपातकाल की स्थिति में उस आपातकाल को यदि और बढ़ाया जाना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों अपने पृथक विशेष बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव को पास करती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिलती है, जिसके बाद ये प्रस्ताव पास हुआ मान लिया जाता है, ठीक है। यानी आपातकाल को यदि बढ़ाना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पृथक अपने विशेष बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव को पास करती है, जिसके ऊपर अंततः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद इसे प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। अब देखिए इसके कुछ विशेष अधिकार हैं जो केवल राज्यसभा के पास माने जा सकते हैं, जिसमें देखिए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जब राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाना हो, राज्य सूची के विषयों पर जब कानून की आवश्यकता होती है तो इसके ऊपर राज्यसभा कानून बना सकती है। तब बना सकती है जब उस दिन उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य विशेष बहुमत द्वारा इसको पारित कर देते हैं। जैसे 2/3 सदस्य इसको चुनाव में, मतलब कि 2/3 बहुमत होना आवश्यक है इस सूची पर कानून निर्माण करने के लिए। फिर उसके बाद अनुच्छेद 312 की बात करें, देखिए अनुच्छेद 312 के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो तो यह अधिकार विशेषतः राज्यसभा के पास होता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन करना होता है यह विशेष अधिकार भी राज्यसभा के पास होता है और इसे भी राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पास करती है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अपने एक बहुमत 2/3 बहुमत से इसे पास करती है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।